नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज 13th लेक्चर है, ल्यूसेंट का पेज नंबर 13 और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के ऊपर ल्यूसेंट में लगभग 3 पेज हैं, पेज नंबर 13, 14, 15, यानी कि हमारे 3 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे और इसके साथ साथ इसकी वर्कबुक यहाँ पर उपलब्ध है। अब तक आप समझ ही गए होंगे वर्कबुक का मतलब क्या है। ल्यूसेंट के पेज नंबर 13 पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फैक्ट हैं, उनको प्रश्न रूप में लिख दिया गया है। उत्तर आपको ढूंढ करके लिखना है। तो आप देखिए कि पेज नंबर 13 से काफी प्रश्न बने हैं, 44 प्रश्न बने हैं और एक प्रश्न के कई सब पार्ट भी हैं। तो आरंभ करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का उदय और उत्कर्ष आपने पिछले कुछ लेक्चर में देखा था। हर्यक वंश, शैशुनाग वंश और फिर नंद वंश। और नंद वंश के पश्चात भारत में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई वो भारत में अपने समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था, एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। और जो साम्राज्य विस्तार या जो भारत की सीमाएं मौर्यों के समय में हासिल की गई, वो विस्तार ब्रिटिश टाइम में भी नहीं हो पाया, क्योंकि अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं चली गई थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। 345 बीसी का चंद्रगुप्त मौर्य का बर्थ है और 322 बीसी के आसपास ये गद्दी पर बैठेगा। चंद्रगुप्त मौर्य था कौन, इसको लेकर के थोड़ा मतभेद है। वैसे तो प्राचीन भारत में बहुत कम राजवंश हैं जिनकी उत्पत्ति को लेकर मतभेद ना हो, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो मौर्यों के बारे में भी 2-3 मत हैं। ब्राह्मण ग्रंथ और जैसे पुराण मौर्यों को शूद्र मानते हैं। वो मौर्यों की उत्पत्ति नंद वंश से मानते हैं और नंद शूद्र थे। तो मुरा नामक दासी घननंद और मुरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था, ऐसा पुराण बताते हैं। लेकिन जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं वो मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं। जो विदेशी लेखक हैं, मौर्यों का संपर्क भारत के बाहर के क्षेत्रों से भी था, तो जो विदेशी लेखक हैं वो मौर्यों को साधारण कुल में उत्पन्न बताते हैं। तो साधारण कुल का अर्थ तो स्पष्ट नहीं हो जाता, भारतीय वर्ण व्यवस्था में साधारण कुल कुछ नहीं होता। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पुराणों के अनुसार मौर्य कौन थे, शूद्र थे, ब्राह्मण या जैन ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय थे। गुप्त काल में एक लेखक हुए हैं विशाख दत्त, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना को लेकर के एक ग्रंथ लिखा, मुद्रा राक्षस, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा किस प्रकार से घननंद से सत्ता छीनी गई उसका वर्णन है। उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र ही माना गया। जस्टिन, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक नाम मिल रहा है, सैंड्रोकोट्स। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। यही नाम मेगस्थनीज ने भी इस्तेमाल किया है अपनी इंडिका में, और कुछ और यूनानी लेखकों ने भी ये नाम प्रयोग किया है। तो सैंड्रोकोट्स या सैंड्रोकोप्स या 2-3 नाम इस तरह के हैं। सबसे पहले विलियम जोन्स ने इस शब्द का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से बैठाया। विलियम जोन्स ने बताया कि यूनानी लेखकों ने जो ये अलग अलग नाम सैंड्रोकोप्स, सैंड्रोकोट्स इस्तेमाल किए हैं, ये सब के सब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं। अभी मैंने विशाख दत्त का जिक्र किया था। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है।
अब वृषल का यहां पर अर्थ दिया गया है निम्न कुल में उत्पन्न, लेकिन वृषल का एक अर्थ और भी है। जो लोग इससे सहमत नहीं हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र नहीं था या निम्न कुल में उत्पन्न नहीं था, तो बोलते हैं कि वृषल जो है वो मुद्रा राक्षस में चाणक्य के द्वारा कहलवाया जा रहा है चंद्रगुप्त के लिए, जो कि उसका सबसे प्रिय शिष्य है। तो वृषल का एक अर्थ वृषभ, वृष, बैल। तो वृषल एक प्यार का शब्द भी है। कभी कभी बोल देते हैं ना हम कि बैल जैसा हो गया है, अर्थात कद काठी से आप बड़े हो गए हैं लेकिन बातें बच्चों जैसी करते हैं। तो कभी कभी प्यार का शब्द भी है। तो ये विवाद तो देखिए रहेगा मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, बिल्कुल। और यहां पर दो नाम मिलते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मौलिक नाम है, माता पिता के द्वारा रखा गया नाम है। पिता का नाम था चणक, उन्हीं के नाम पर चाणक्य के नाम से विष्णुगुप्त प्रसिद्ध हुए। और इनका गोत्र था कौटल्य, तो कौटल्य, कौटिल्य, इस तरीके से इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। इसके अलावा 6 नाम और भी हैं विष्णुगुप्त के या चाणक्य को, और भी लगभग 9 नाम मिलते हैं साहित्य में, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 3 नाम महत्वपूर्ण हैं। विष्णुगुप्त मौलिक नाम है, कौटल्य उनका गोत्र था, और चाणक्य अपने पिता के नाम पर वो चणक के नाम पर चाणक्य कहलाए। चाणक्य न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बल्कि वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी बने। और इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है, विश्वविख्यात है। जैसा कि नाम से लगता है कि इकोनॉमिक्स की बुक होगी, अर्थशास्त्र की बुक होगी। राजनीति है, प्रशासन है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में अर्थशास्त्र को भी समर्पित है। दरअसल अर्थशास्त्र से पहले भारत में एक शब्द था वार्ता, और एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन, व्यापार, जो 3 प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं अर्थशास्त्र में, उनके लिए एक शब्द था वार्ता। और पहली बार इसके लिए अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग भी यहीं पर हुआ है, चाणक्य के द्वारा। मेरा प्रयास है कि इसलिए इसको हमने ल्यूसेंट प्लस का नाम दिया है कि कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी आपको दे दी जाएं। इसके बाद देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है, और राज्य की प्रकृति का वर्णन करते हुए उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। 7 अंग, इसको हम बोलते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वामी, स्वामी यानी राजा। अमात्य, अमात्य यानी मंत्री। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, प्राचीन काल में जहां पर भी अमात्य शब्द आए, इसका अर्थ होगा मंत्री। और एक राज्य में मंत्री की क्या उपयोगिता है, अमात्य की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि क्या एक रथ एक पहिए से चल सकता है? नहीं चल सकता। तो राज्य भी सिर्फ राजा से नहीं चल सकता। राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होगी। एक पहिया राजा है और दूसरा पहिया उसका अमात्य है। तो मंत्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हर युग में होता था और होता है। जनपद, जनपद से यहां पर अर्थ है टेरिटरी से, क्षेत्र से। कोई भी देश, कोई भी राज्य क्षेत्र विहीन तो हो ही नहीं सकता। दुर्ग,
अर्थात जो किला है। तो प्राचीन काल में किसी राज्य की स्ट्रेंथ, किसी राज्य की मजबूती इससे आकी जाती थी कि उसके पास कितने मजबूत किले हैं, उनकी संख्या कितनी है। कोष, कोष का मतलब यहां पर है राजकोष, धन, संपत्ति। दंड या सेना छठा तत्व है। एक मजबूत सेना ही प्राचीन काल में सत्ता का आधार होती थी। प्राचीन काल में क्या, मध्यकाल में भी सत्ता का आधार सेना ही थी। और मित्र, यहां पर मित्र से तात्पर्य मित्र राष्ट्रों से है। तो प्रश्न आ सकता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? कौटिल्य ने दिया। मान लीजिए कौटिल्य के साथ साथ एक ऑप्शन मनु का भी हो, तो हमें पता है कि मनु ने भी मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, लेकिन मनु कौटिल्य से बाद में है। वो मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग के दरबार में है। जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो आप कौटिल्य टिक कर देंगे, कौटिल्य पहले हैं। तो ये राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। मैंने पहले आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य की टाइमिंग 322 से और 298 बीसी तक। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ये काफी इंटरेस्टिंग है। चंद्रगुप्त के गुरु जो हैं चाणक्य, वो सनातन और वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, और उनके रहते चंद्रगुप्त जैन धर्म में दीक्षित हो गया। चाणक्य जीवित थे जब चंद्रगुप्त ने निर्णय लिया। चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु माना, और भद्रबाहु के साथ ही वो अपना राजपाट त्याग करके कर्नाटक चले गए, श्रवणबेलगोला। राजपाट त्यागने से पहले उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को अगला राजा घोषित कर दिया। भारतीय इतिहास में इस तरह के इक्का दुक्का एग्जाम्पल हैं जहां पर राजा ने अपने जीवित रहते अपने पुत्र को राजा बना दिया हो। युवराज तो बहुत बनाए गए, लेकिन राजा का पद छोड़ना ये आसान काम नहीं होता। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने तपस्या करी, एक आदर्श जैन सन्यासी की तरह व्यवहार किया, और जैन धर्म की परंपरा का पालन करते हुए उपवास के द्वारा, सल्लेखना विधि के द्वारा उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। सल्लेखना विधि, वहां पर अभी भी एक पहाड़ी है जिसको चंद्रगुप्त पहाड़ी कहा जाता है। चंद्रगुप्त के समय की कुछ और घटनाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है चंद्रगुप्त और ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच का युद्ध। आपको ध्यान होगा जब सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था और भारत में घननंद का शासन था मगध में, तो घननंद और अलेक्जेंडर का तो आमना सामना नहीं हुआ। अलेक्जेंडर की सेना व्यास नदी तक पहुंचते पहुंचते घबरा गई और वापस लौट गई। और उसके वापस जाने के बाद जो पंजाब वाला क्षेत्र सिकंदर ने अपने नियंत्रण में लिया था, वहां पर विद्रोह हो गया। उस विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने निभाई थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कभी कभी भारतीय स्वतंत्रता का जन्मदाता भी कहा जाता है। वो जो पहली गुलामी सिकंदर ने हमें दी थी, उस गुलामी की बेड़ियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने तोड़ दिया और वो पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया, मगध का हिस्सा बन गया। उधर सिकंदर का साम्राज्य सिकंदर की मृत्यु के बाद विभाजित हो गया और सेल्यूकस निकेटर वहां पर सिकंदर का उत्तराधिकारी बना। और फिर उसको सूचना मिली कि भारत के उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया है जहां पर उनका शासन था, तो वो अपनी सेना लेकर के आया। लेकिन 305 ईसा पूर्व में जो ये युद्ध हुआ, इसमें सेल्यूकस निकेटर की
पराजय हुई। किसी भी ग्रीक राइटर ने सीधे सीधे इस युद्ध का वर्णन नहीं किया है। अप्रत्यक्ष तौर पर एक दो लोगों ने वर्णन किया है। संधि हुई दोनों के बीच में, और संधि की शर्तों से पता चलता है कि पराजय किसकी हुई थी। सेल्यूकस ने न सिर्फ 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए, बल्कि अपनी पुत्री कार्नेलिया, ये किसी किसी किताब में और भी नाम मिल जाते हैं, की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। तो पराजित पक्ष, ये बहुत आम था कि अपनी कन्या का विवाह विजेता पक्ष के साथ कर दे। तो जमीन और पुत्री, तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर संधि भी हुई तो पलड़ा किसका भारी था। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि जब भी युद्ध के बाद संधि होती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सवार होता है, एक घोड़ा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु भद्रबाहु, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस संधि के पश्चात सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा, भारत में निवास के समय को एक किताब का रूप दिया, इंडिका। अर्थशास्त्र और इंडिका मौर्य काल के बारे में जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। दुर्भाग्य से दोनों ही अपने असली रूप में प्राप्त नहीं हैं। आज जो अर्थशास्त्र हमारे सामने है, आज जो इंडिका हमारे सामने है, वो एक कलेक्टेड वर्क है, एडिटेड वर्क है, मूल पुस्तक खो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ विवरण है कि मेगस्थनीज बता रहा है, मौर्य सम्राट के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा है, और यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं कि मेगस्थनीज ने क्या क्या बताया है। तो मेगस्थनीज बोल रहा है कि सम्राट जब भी जनता के सामने आता था तो एक जलूस के तौर पर, एक शोभा यात्रा के रूप में, एक जश्न का अवसर होता था। इसका मतलब यह है कि सम्राट निश्चित तौर पर रोज तो जनता के सामने नहीं आएगा, लेकिन जब भी वो आता था तो शानो शौकत के साथ आता था। उसके एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। समृद्धि दिखाई दे रही है। और यहां पर एक डर दिखाई दे रहा है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों से मतलब है झाड़ियां या लंबे बांस लेकर के चलते थे, जिन पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। इस तरह से प्रशिक्षित तोते कि अगर उनको कुछ संदेह लगे, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगे, तो सूचित करें अपने तरीके से। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा में जो आंतरिक घेरा था, वहां पर पुरुष अंगरक्षकों की बजाय महिला अंगरक्षिकाएं थीं। चंद्रगुप्त मौर्य का खाना उस तक सीधे नहीं पहुंचता था। पहले रखा गया था लोगों को टेस्टर, कि भाई टेस्ट कर लो पहले। किस लिए? डर कि उसको जहर ना दे दिया जाए। कहा गया है कि वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था, बदल बदल करके सोता था। तो ये डर किस वजह से है? वैसे तो हर राजा को अपने जीवन का डर होता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जिन परिस्थितियों में मगध का शासक बना था, घननंद को एक षड्यंत्र में मारा गया था। कोई बड़ा युद्ध हुआ हो इसका कोई विवरण मिलता नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा को लेकर के चाणक्य बहुत सतर्क था कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक शोभा यात्रा के तौर पर सोने की पालकी में कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे, महिला अंगरक्षिकाएं होती थीं, राजा का खाना चखा जाता था, लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यहां से कुछ भी प्रीलिम्स में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। इसके बाद
पाटलिपुत्र के बारे में कुछ जानकारी दी है। उसने बताया कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि पाटलिपुत्र, ये आप अगर पाटलिपुत्र का शहर मान लें तो ये चारों तरफ से सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे गेट हैं, 64 गेट हैं और 570 बुर्ज हैं। बुर्ज का मतलब ये है कि एक तरह का टावर बनाए गए हैं निगरानी के लिए, और आप देख सकते हैं कितने सारे टावर हैं, 570। लकड़ी और कच्ची ईंटों के घर बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो लकड़ी से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और गार्डन वगैरह और ये सब है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है जो मैं बताता हूं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमें भी समझने में मदद करता है कि हमें इसमें और क्या करना चाहिए। अगर आप ल्यूसेंट को किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या इसी तरीके से आप कोई और बुक चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करके बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका जिक्र एपियानस ने किया है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत कम लोगों ने। और प्लूटार्क बस ये बताता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अभी ऊपर हमने देखा कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, अफगानिस्तान वाले इलाके में 4 प्रांत भी दे दिए, और अपना एक राजदूत भी नियुक्त कर दिया। तो संधि थी तो कुछ तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी देना था। तो मगध में हाथी बहुत बड़े पैमाने पर थे। मगध की सक्सेस का एक राज ये भी था, बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक के समय में हाथियों का बड़ा सफल प्रयोग किया गया युद्धों में। बल्कि हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध पहला था जिसने बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का उपयोग किया। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी दिए। और यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त का कार्यकाल कहां, 298 BC उसकी मृत्यु, पद तो उसने पहले ही छोड़ दिया होगा, श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। वो उपवास जो जैन मत में प्रचलित है, सल्लेखन विधि। तो बिंदुसार को बिना किसी वाद विवाद के गद्दी पर बैठने का मौका मिला। हालांकि बिंदुसार वो साहस नहीं कर पाया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था कि अपने जीवित रहते अपने पुत्रों में से किसी एक को गद्दी पर बैठा दे। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार युद्ध हो गया। तो पहले देखते हैं बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के तौर पर बिंदुसार 298 BC मगध की राजगद्दी पर बैठा। और हमारे पास इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि अमित्रघात। अमित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, पक्का पक्का नहीं कहा जा सकता। फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों का आना जाना था। उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक सन्यासी परमानेंटली रह रहा था। इसका मतलब कि वो सिर्फ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ऐसा नहीं। और हम जानते हैं आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत गोसाल उसके संस्थापक थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या वारिसार कहा गया है। मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, वो वापस चला गया। और डाइमेकस जो कि सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, डाइमेकस। सोर्स क्या है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? स्ट्रैबो का जो वर्णन है वो इस बारे में प्रकाश डालता है। दरअसल जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, ये सब वो लेखक हैं
जिनके वर्णन मौर्यों के लिए कुछ उपयोगी हैं, जैसे कि या एरियन, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका तो लुप्त हो गई, लेकिन प्लूटार्क और एरियन और जस्टिन, स्ट्रैबो, इन्होंने कोट किया, इन्होंने रेफरेंस दिया कि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, मेगास्थनीज ने वैसा कहा था। तो वो सब चीजें फिर बाद में इकट्ठा होकर के इंडिका हमारे सामने है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। तो बिंदुसार के लिए हमारे पास 3 अलग अलग शब्द आ रहे हैं। पहला है अमित्रघात, अमित्रघात, दूसरा है भद्रसार, तीसरा है सिंह सेन। तीनों का ही समीकरण बिंदुसार के साथ बैठता है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, अमित्रघात किसको कहा गया है मौर्य वंश में, भद्रसार किसको कहा गया है, सिंह सेन किसको कहा गया है। और यह भी आ सकता है कि कहां पर कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है, जैन ग्रंथ क्या कहते हैं, इस तरीके से। बिंदुसार के बारे में 2-3 और फैक्ट हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच 2 विद्रोह होते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जब पहली बार विद्रोह होता है तो बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को भेजता है, राजकुमार सुसीम को, और वो ज्यादा सफल नहीं हो पाता। कुछ समय के पश्चात फिर विद्रोह हो जाता है। इस बार विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है राजकुमार अशोक को, जो कि छोटा पुत्र है। और अशोक सफलतापूर्वक उस विद्रोह का दमन करता है और ये भी रिपोर्ट करता है बिंदुसार को कि तक्षशिला में जो विद्रोह है वो मौर्यों के खिलाफ नहीं है। तक्षशिला के लोग मौर्यों से नाराज नहीं हैं, लेकिन जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है, विद्रोह उसके खिलाफ है। एथेनियस हमें एक जानकारी देता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने 2 वस्तुओं और एक दार्शनिक को भेजने की रिक्वेस्ट की थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट को कहा कि उसको मदिरा, एक विशेष प्रकार की मीठी मदिरा होती थी, सूखे अंजीर, अंजीर आप जानते हैं फ्रूट होता है, और एक फिलोसफर। जिस दौर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इस दौर में पश्चिमी जगत में फिलोसफर वर्ड अभी प्रचलन में नहीं आया था, सॉफिस्ट बोला जाता था। यानी समझिए कि प्राचीन काल में जो दार्शनिक थे, तो उसने बोला कि मदिरा चाहिए, सूखे अंजीर चाहिए और एक सॉफिस्ट चाहिए, दार्शनिक चाहिए। और आगे की कहानी यह है कि सीरिया के शासक ने मदिरा और सूखे अंजीर भिजवाए, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है कि बिंदुसार ने किन क्षेत्रों को जीता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही लगभग भारत की विजय संपूर्ण हो चुकी थी। या ये कहिए कि घननंद का नियंत्रण पंजाब वाले क्षेत्र को छोड़ करके और सुदूर दक्षिण चोल चेर पांडे छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत पर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो सत्ता मिली उसमें उसने पंजाब वाले क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया और सुदूर दक्षिण पर अपना प्रभाव उसने बढ़ाया। तो बिंदुसार की उपलब्धि यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से जो उसको साम्राज्य मिला, उसने उसको अक्षुण्ण रखा, उसने उसको बिखरने नहीं दिया। बिंदुसार की सभा में एक विशाल मंत्रिपरिषद ना कह के कह लें दरबार, क्योंकि 500 सदस्य थे और इसका प्रधान था खल्लाटक। चाणक्य ने कुछ समय तक बिंदुसार के साथ भी कार्य किया था। बिंदुसार के जीवन काल में चाणक्य की मृत्यु हुई है। बिंदुसार के जीवन काल में ही सत्ता को लेकर के संघर्ष था और उसके पुत्रों के मध्य संघर्ष था, सुसीम और अशोक खास तौर पर।
तो 269 BC अशोक गद्दी पर बैठा और संघर्ष करके बैठा, सुसीम की पराजय हुई। बौद्ध ग्रंथ जब ये कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, तो इसकी पुष्टि होना मुश्किल होता है। अशोक और उसके भाइयों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष था, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ भाइयों ने अशोक का साथ दिया, कुछ ने सुसीम का साथ दिया। 99 थे या नहीं ठीक से नहीं पता, और इस संघर्ष में अशोक विजयी रहा। बौद्ध ग्रंथों ने अशोक की काफी आलोचना करी, फिर चाहे उसको चंड अशोक कहना हो या 99 भाइयों का हत्यारा कहना हो। जबकि अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बनकर के उभरा। आज अगर बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म के तौर पर दिखाई देता है तो उसके पीछे अशोक का बहुत बड़ा हाथ है, कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा क्यों है कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक की इतनी आलोचना भी की गई है? तो वो बौद्ध लेखन की एक विशेषता है, अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है दिव्यावदान के अनुसार। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो अवंती का राज्यपाल था। अवंती मध्य प्रदेश वाला इलाका। अशोक के बारे में जानकारी, अशोक के बारे में तो क्या, अशोक की नीतियों के बारे में, खासतौर पर जो अशोक की धम्म नीति थी, जो उसके समाज कल्याण के कार्य थे, जो उसकी प्रशासनिक नीतियां थीं, उनके बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत उसके अभिलेख हैं, जो उसके शिलालेख हैं, जो उसके स्तंभ लेख हैं, जो उसके गुहा लेख हैं। तो वहां पर जो नाम प्रयोग में लाया गया है वो राजा अशोक नहीं है। अशोक ने अपने आप को देवानाम पिय या पियदस्सी एक उपाधि ले ली थी उसने। लेकिन 4 जगहों से हमें अशोक नाम मिलता है, और ये 4 जगहें हैं मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम। यहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक का जो इतिहास है उसको जानने का सबसे प्रमुख साधन उसके अभिलेख हैं, और ये अभिलेख जो हैं वो शिलालेख के तौर पर हैं, स्तंभ लेख के तौर पर हैं, गुहा लेख के तौर पर हैं। और ये इतना बड़ा खजाना है कि D.R. भंडारकर, जो एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने इन अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिला, कुलबुर्गी, वहां पर चितापुर तालुक जगह है कंगनहल्ली। ये प्रश्न प्रीलिम्स में आ चुका है। वहां से एक मूर्ति शिल्प मिला है, उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, यानी कि एक पत्थर का, एक स्टोन का टुकड़ा है, इसके ऊपर उभारा गया है। अशोक का एक चित्र मिला है, प्रस्तर रूप चित्र, और वहां पर लिखा हुआ है राण्यो अशोक, अर्थात राजा अशोक। तो कंगनहल्ली वाला जो फैक्ट है ये रिपीट हो सकता है। कंगनहल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन भीमा नदी के बाएं तट पर। भाब्रू अभिलेख में अशोक खुद को मगध का राजा बताता है। प्रश्न आ सकता है कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का शासक बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो अशोक के क्या क्या नाम कहां कहां पर यूज हुए हैं ये जानकारी हमें मिलती है। कहां पर उसको सिर्फ अशोक कहा गया है, कहां पर उसको अशोक वर्धन कहा गया है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है देवानाम पिय। देवानाम पिय, पियदस्सी, देवताओं का प्रिय। क्या आपको याद आता है कि अशोक से पहले भारत में किसी शासक ने
इस तरह की कोई बात कही हो, इस तरह की कोई उपाधि ली हो। अधिकतर शासकों ने अपने आप को राजा कहा, महाराजा कहा, सम्राट कहा, लेकिन किसी ने भी सीधे सीधे देवताओं से अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कुछ दैवीय होने का जिक्र नहीं किया। तो अशोक पहला शासक बन रहा है हिंदुस्तान में जो कहता है कि मैं देवताओं का प्रिय हूं। आगे चल करके तो ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। एक जमाना ऐसा भी आएगा जब राजा बोलेंगे कि मैं देवताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं देवता जैसा ही हूं, देवता ही मान लो मुझे। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने उसकी पूरी पॉलिसी को बदल करके रख दिया, अशोक ने अपने गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 बीसी कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि कलिंग अर्थात आधुनिक उड़ीसा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा अशोक के इस आक्रमण के बाद बना? नहीं, वो पहले से ही मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। वहां पर एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाना, उसमें काफी समय लगा, वो एक बड़े युद्ध में बदल गया, काफी हिंसा हुई, बहुत रक्तपात हुआ और उसने अशोक का जीवन बदल दिया। 13वें शिलालेख में इसका जिक्र है। यहां पर एक राजदूत की जानकारी है। प्लिनी हमें बता रहा है कि मिस्र या इजिप्ट के राजा फिलाडेल्फस, जिसको हम टॉलमी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, उसने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित है कि डायोनिसियस बिंदुसार के समय में ही आ गया था और फिर अशोक के समय में कंटिन्यू कर रहा था या अशोक के समय में आया था, लेकिन ये फैक्ट है कि इजिप्ट के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी II ने डियोनिसियस को पाटलिपुत्र भेजा था। बौद्ध धर्म में अशोक की दिलचस्पी, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करना। उपगुप्त नाम याद रखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उससे पहले वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है, हालांकि कल्हण की राजतरंगिणी अशोक के कम से कम 1300 साल बाद लिखी गई थी। कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में कश्मीर में एक राजा थे जय सिंह, उनके दरबार में कल्हण लेखक थे, उन्होंने राजतरंगिणी लिखी। तो उन्होंने प्राचीन काल से इतिहास लिखा। तो राजतरंगिणी बताती है कि वो शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उपगुप्त और निग्रोध 2 लोग हो जाते हैं हमारे पास। अगर प्रश्न आ जाए राजतरंगिणी के अनुसार तो निग्रोध कर दीजिए। अशोक ने उन स्थानों की यात्रा करी जो बुद्ध से संबंधित थे। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12वें वर्ष वो निगाली सागर और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा पर भी गया। इसके अलावा इस पेज पर 2 टेबल बनी हुई हैं। एक में जो मौर्य प्रांत हैं, पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों के नाम और उनकी राजधानी। तो जो सबसे मुख्य भूमि थी, जो केंद्र था जहां पर राजा बैठता था, वो क्षेत्र था पूर्वी प्रांत या प्रासी या प्राच्य। राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके पश्चात उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र, मध्य भारत वाला क्षेत्र, उज्जैनी राजधानी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णागिरी। इसके अलावा यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेख और वो किस राज्य में पाए गए हैं, यहाँ पर ये भी जानकारी है। तो एक नजर इसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, धौली और जौगढ़ उड़ीसा में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं भब्रू वैराट राजस्थान में, अहरौरा उत्तर प्रदेश में,
क्या प्रश्न आ सकता है यहां से? हाँ, आ सकता है कि किस राज्य में या किस देश में, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान में। अब अगले पेज पर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि अशोक की जो नीतियां थी, उसकी जो धम्म नीति थी, उसके शिलालेखों का जो सब्जेक्ट था, प्लस जो मौर्य प्रशासन था। तो अगले 2 लेक्चर में हम लोग मौर्यों को और बेहतर तरीके से समझेंगे, उनके प्रशासन को, उनकी धार्मिक नीति को, और थोड़ा सा उनके पतन को।